सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। तो आज जो है हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 5th पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले ही 4 पार्ट्स बन चुके हैं चैप्टर पे, उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो उन्हें जाके आप पहले देखें तो जाके आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड जो हमने पढ़ी उनकी कुछ केमिकल को प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जनरली क्या पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो 4 तरह के केमिकल रिएक्शंस यहाँ पढ़ने हैं, कंबसन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो चारों आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आपको इस कंपाउंड का नाम बताना है, IUPAC नेम बताना है इस कंपाउंड का। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम बताइए क्या होगा इस कंपाउंड का नेम। और मुझे पता है कि अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप इजीली इसका नेम बता सकते हैं और नेम आपको कमेंट करना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहें, लास्ट में आपको इसका आंसर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है यहाँ पे, सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन है वो है कंबसन, ठीक है। कंबसन के बारे में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, क्लास 7 में भी आपने पढ़ा होगा, 8 में भी पढ़ा होगा। कंबसन क्या होता है? तो कंबसन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इवॉल्व्स हीट एंड लाइट, ठीक है। कंबसन क्या है? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और हमको क्या, विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट वहां से इवॉल्व होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, हीट एंड लाइट इवॉल्व करेगा, तो उसको हम कंबसन बोलेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है। इसके बाद अगर हम देखें कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो बेसिकली कंबस्टिबल होते हैं। ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स कंबस्टिबल होते हैं, मतलब उसमें कंबसन हो सकता है बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो उसके यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, ठीक है। 3 केमिकल रिएक्शंस हैं। देखिए सबसे पहले सिर्फ कार्बन लिया है। कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और हीट एंड लाइट इवॉल्व होता है, ठीक है। तो ये कंबसन है। वैसे ही CH4 ये क्या है, ये मीथेन है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, वाटर वेपर फॉर्म होता है और हीट एंड लाइट क्या होता है, इवॉल्व होता है, बाहर निकलता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, इसके पास यहाँ पे है हमारे पास इथेनॉल, है ना। इसका क्या नाम है, इथेनॉल। ये क्या है, IUPAC नेम है इस कंपाउंड का। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, पिछली वीडियो में हमने IUPAC नोमेनक्लेचर किया है सारे कंपाउंड्स का जो भी हमारे सिलेबस में है कार्बन कंपाउंड्स का। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देखें, तो जाके आपको ये समझ में आएगा कैसे इसका नाम इथेनॉल हुआ, ठीक है। फिलहाल इसका नाम इथेनॉल है। ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या मिल रहा है हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर मिल रहा है और देखिए हीट एंड लाइट इवॉल्व हो रहा है। बेसिकली ज्यादातर जो हाइड्रोकार्बन्स हैं हमारे, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स हैं हमारे, वो क्या होंगे, या सिंपली आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह सकते हैं। वो ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो हीट एंड लाइट इवॉल्व होता ही है, ठीक है। कंबस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जरूर प्रोड्यूस होगा। अगर कभी कभी मान लीजिए ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं मिला तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बात है कि आपका कंबसन में अगर हम बात करें तो फ्यूल्स हम लोग जो यूज करते हैं, ठीक है, तो सारे कंबस्टिबल होते हैं। फ्यूल्स मतलब क्या हुआ कि ऐसा सब्सटेंस जो हमको हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है जब हम उसको बर्न करते हैं। तो फ्यूल्स जो होते हैं, ज्यादातर जो फ्यूल्स होते हैं अप्रोक्स क्या कहते हैं आप, मैक्सिमम फ्यूल्स कह सकते हैं, सबसे ज्यादा जो फ्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो फ्यूल्स हैं, ऑलमोस्ट सारे फ्यूल्स कह सकते हैं कि कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन भी फ्यूल है पर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, इसलिए सारे फ्यूल्स तो नहीं कह सकते, पर लगभग जितने भी फ्यूल्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। जैसे मान लीजिए कैरोसिन है, डीजल है, पेट्रोल है, आपका LPG गैस है, CNG गैस है, ये सारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब कार्बन कंपाउंड्स है कह सकते हैं आप। तो ये ऐसे फ्यूल्स हैं, ज्यादातर फ्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो और एक चीज जो यहाँ पे आपको पढ़ना है, कंबसन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो कंबसन में हमको एक चीज पढ़ना होता है, फ्लेम, है ना। अगर आपने कभी कंबसन पढ़ा होगा पीछे
पहले की क्लासेस में, तो आपको कंबसन एंड फ्लेम एक साथ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फ्लेम क्यों प्रोड्यूस होता है? फ्लेम तब प्रोड्यूस होता है जब उस कोई भी कंपाउंड को जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, उसमें कंबसन करते हैं, तो फ्लेम तब प्रोड्यूस होता है तो उसमें जो गैसेस प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड में या वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट है वो बर्न होता है। उसमें जब गैस बर्न होगा तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। उसके जो वो एटम्स हैं गैसेस के वो इमिट करते हैं लाइट एंड हीट, ठीक है। तो उसी के कारण हमको फ्लेम देखने को मिलता है। अब फ्लेम आपने देखा होगा तो अलग अलग कलर के फ्लेम्स देखे होंगे, है ना। बुक्स, हमारी जो बुक है टेक्स्ट बुक, उसमें बेसिकली दो फ्लेम्स के बारे में बात किया गया है, एक येलो फ्लेम और दूसरा है ब्लू फ्लेम, ठीक है। ये क्या है? ये येलो फ्लेम है और ब्लू फ्लेम, इन दोनों के बारे में बात किया गया है। अगर हम बात करें येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम में डिफरेंस क्या है, तो देखिए येलो फ्लेम जो है ये क्या होता है, इसमें जो है आपका जब भी येलो फ्लेम होगा, कोई भी चीज येलो फ्लेम में बर्न होता है तो वहां पे सूटी सब्सटेंस जो हैं वो बाहर आते हैं। मतलब ब्लैक कलर के पार्टिकल्स, आपको ब्लैक कलर का स्मोक आप कह सकते हैं, आपको देखने को मिलता है जब भी आप येलो कलर का आपने फ्लेम देखा होगा, चाहे कैरोसिन को बर्न करते हुए देखा होगा, पेट्रोल को बर्न होते हुए देखा होगा। जब वो येलो कलर का फ्लेम प्रोवाइड करता है तो उससे ब्लैक कलर का स्मोक बाहर आता है, क्योंकि उसको हम लोग सूटी सब्सटेंस बोलते हैं। मतलब वो जो ब्लैक कलर का स्मोक बाहर आ रहा है, मान लीजिए ये स्मोक बाहर आ रहा है, तो इसमें कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट है। मतलब ये जो कार्बन पार्टिकल्स हैं ये बर्न नहीं हुए बल्कि उस स्मोक के साथ बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। और अगर हम ब्लू फ्लेम का बात करें तो ब्लू फ्लेम में भी होता है ये कार्बन सब्सटेंस, पर बहुत कम होता है, यहाँ लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, बहुत कम प्रेजेंट होता है ब्लू फ्लेम का अगर हम बात करें, ठीक है। अब ब्लू फ्लेम जैसे आपने देखा होगा जब आप गैस स्टोव जलाते हैं तो ब्लू कलर का फ्लेम देता है और उससे कोई भी स्मोक नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सारा कार्बन, जितना भी कार्बन वहां प्रेजेंट है, अब लगभग सब, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे कार्बन जो है वो बर्न हो रहे हैं, कोई कार्बन जो है बाहर नहीं निकल रहा है ज्यादातर, ठीक है। पर इसमें येलो फ्लेम में बहुत सारे कार्बन पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, ब्लैक कलर का वो स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब और चीजें हैं यहाँ पे कि ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस कौन करेगा, तो जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे, सैचुरेटेड होंगे वो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करेंगे, वेयर एज जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लू फ्लेम नहीं, वो येलो फ्लेम के साथ, सूटी फ्लेम के साथ जो है वो जलते हैं। इसका रीजन क्या है? रीजन देख सकते हैं आप, सैचुरेटेड जो आपका यहाँ पे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इथेन का बात करते हैं तो C2H6। अनसैचुरेटेड, देखिए सैचुरेटेड में सिर्फ एल्केन होते हैं, अनसैचुरेटेड में एल्कीन होता है और एल्काइन होता है, दोनों अनसैचुरेटेड है, ठीक है। एल्काइन और एल्कीन और एल्काइन का एग्जांपल अगर आप देखें तो ये क्या है, C2H4, ठीक है। और यहां पे क्या है, एल्काइन में ये एल्कीन का एग्जांपल हो गया इथीन, ये इथाइन का एग्जांपल हो गया C2H2, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें पूरा एक मॉलिक्यूल को अगर देखें तो हाइड्रोजन और कार्बन का रेशियो सारे कंपाउंड से, मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल 8 एटम्स हैं, तो 8 एटम में कितना, 2 कार्बन एटम है। यहाँ पे देखें तो यहाँ 6 एटम्स में 2 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ 4 ही एटम्स में कितना एटम है, कार्बन का 2 कार्बन एटम है। तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका 8 एटम है वहां 2 कार्बन एटम, 6 है तो 2, 4 है तो 2, मतलब कार्बन का रेशियो सबसे कम इसमें है। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सैचुरेटेड में कम होते हैं, अनसैचुरेटेड में ज्यादा होते हैं। अगर हम किसका बात करें, रेशियो का बात करें पूरे मॉलिक्यूल के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे कार्बन देखिए 8 और 2, 6 और 2, 4 और 2, तो सबसे ज्यादा कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, सबसे उसके बाद यहाँ है, सबसे कम इसमें। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जहां पे कार्बन ज्यादा प्रेजेंट होगा तो उसको क्या चाहिए, उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए बर्निंग के लिए। मान लीजिए पूरा ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पाएगा, तो यहाँ से जो आपके कार्बन पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे, वो जलेंगे ही नहीं, पूरी तरह से प्रॉपरली बर्न नहीं होता है, इसीलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इसलिए हमको अनसैचुरेटेड में येलो सूटी फ्लेम मिलता है। अगर हम बात करें सैचुरेटेड का, सैचुरेटेड में एल्केन्स हैं, कार्बन का क्वांटिटी कम होने के कारण वो पूरी तरह से प्रॉपरली बर्न हो जाता है और हमको ब्लू फ्लेम देता है। पर एक बात और है यहाँ पर कि अगर अनसैचुरेटेड भी कंप्लीटली बर्न ना हो, मान लीजिए ऑक्सीजन का सप्लाई हम कट ऑफ कर दें, कम ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, ठीक है, तो वहां पे इनकम्प्लीट कंबसन होगा
और सैचुरेटेड भी येलो फ्लेम के साथ, सूटी फ्लेम के साथ जलेगा। तो इसको याद रखना है, ठीक है। सैचुरेटेड में अगर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिलता है पूरा, तो वहां इनकम्प्लीट कंबसन होगा और वो भी येलो फ्लेम के साथ जल सकता है। पर बेसिकली ज्यादातर जो अगर हम इस एयर में, जो हमारा एयर चारों तरफ है, वहां अगर हम सैचुरेटेड कंपाउंड को जलाएंगे तो वो कैसे जलेगा, वो ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। वेयर एज अनसैचुरेटेड लगभग हर केस में हमको येलो फ्लेम ही देगा, ठीक है। तो अब ये आपका था कंबसन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स यहाँ क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन पे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन एक बहुत ही इजी और छोटा सा मतलब कि है हमारे पास यहाँ पे टॉपिक। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन आप पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ा है हमने चैप्टर 1 में। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, यही हमको 10th लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं। पर यहाँ पे 10th लेवल पे जब हम ऑक्सीडेशन का बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन निकल जाएगा तब भी ऑक्सीडेशन। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ भी। जैसे है अगर हम अल्कोहल लें, क्या लेंगे हम, अल्कोहल लेंगे। अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें, उसको उसमें क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें, तो क्या चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। अल्कोहल में ऑक्सीडेशन करना है, क्या मिल जाएगा हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। इसका एग्जाम्पल भी आपके पास ऊपर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, बहुत ही आसान है। एक अल्कोहल हमने लिया, इसका क्या नाम है, इथेनॉल नाम है, अभी भी बताया मैंने, इसका नाम इथेनॉल है। नाम इथेनॉल कैसे हुआ, ये पिछली वीडियो में है, पार्ट 4 में है, उसे देख लीजिए, आपको नाम पता लग जाएगा कैसे लिखना है, बहुत इजी तरीके से समझाया हुआ है वहां पे। तो यहाँ पे आपके पास इथेनॉल है। इथेनॉल क्या होगा, अल्कलाइन KMnO4 के साथ अगर आप हीट प्रोवाइड कीजिएगा। अल्कलाइन KMnO4 क्यों दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको इसको ऑक्सीडाइज करना है, मतलब ऑक्सीजन ऐड करना है उसमें। देखिए अगर आप दोनों कंपाउंड्स को कंपेयर कीजिए तो यहाँ पे सिंगल एटम है ऑक्सीजन का, यहाँ पे 2 एटम है ऑक्सीजन का। देखिए यहाँ पे एक H तो है ही, ये H है ही, और साथ में देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए। तो देखिए ऑक्सीजन भी ऐड हुआ, हाइड्रोजन भी रिमूव हुआ, इसलिए तो हम इसको ऑक्सीडेशन कह रहे हैं ना। अब ऑक्सीडेशन करने के लिए वी नीड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब कि जो सब्सटेंस हेल्प करता है ऑक्सीडेशन में उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, चैप्टर 1 में ही पढ़ा है ना। तो यहाँ पे हमको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो क्या कर सकता है, जो इसको ऑक्सीडाइज कर दे इसमें। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जब भी बात आएगा तो वहां पे हमारे पास KMnO4 आएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। याद रखना है, जब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात हो तो आप 2 कंपाउंड्स वहां यूज कर सकते हैं, एक तो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट, ये 2 ऐसे कंपाउंड हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहीं पे भी, जहां पे भी आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जरूरत है किसी केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए, यू कैन यूज बोथ दैट, ठीक है, दोनों को यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट के प्रेजेंस में होगा, हीट जरूरी है वहां पे। तब आपने मतलब क्या किया, आपने इथेनॉल लिया, उसमें अल्कलाइन KMnO4 डाला, थोड़ा सा हीट किया, अब वो क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया इथेनोइक एसिड में। तो यही है हमारा ऑक्सीडेशन। अल्कोहल को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में इस प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हमारा 3rd और 4th जो केमिकल प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, या आप कह सकते हैं 3rd और 4th जो केमिकल रिएक्शंस हैं जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, एडिशन यानी कुछ ऐड होगा, रिएक्टेंट में कुछ ऐड होगा और प्रोडक्ट मिलेगा हमको। बिल्कुल वही चीज यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए एडिशन रिएक्शन देखिए किस में आप कर सकते हैं, अनसैचुरेटेड में कर सकते हैं। याद रखना है इस बात को, क्यों अनसैचुरेटेड में कर सकते हैं, सैचुरेटेड में क्यों नहीं कर सकते। तो इसको आप एक एग्जांपल से यहाँ समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सैचुरेटेड कंपाउंड हमने लिया, इथेन लिया हमने, ठीक है, सैचुरेटेड यानी उसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, एल्केन होगा वो, है ना। तो अब देखिए एडिशन मतलब हमको कुछ ऐड करना है वहां पे।
अब यहाँ पे कार्बन के सारे बॉन्ड्स फुलफिल हैं, तो क्या आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कुछ ऐड नहीं कर सकते, हमको हटाना होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटाना होगा, तब जाके बॉन्ड खाली होगा, तब जाके हम कुछ ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए क्लोरीन ऐड करेंगे, पर ये एडिशन नहीं है। एडिशन में ऐड होना चाहिए, कुछ हटना नहीं चाहिए, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये एडिशन नहीं है, इसमें एडिशन हम नहीं कर सकते। पर अगर हम किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ले, जैसे यहाँ पे हमारे पास है, ये क्या है, ये इथीन है ना, इथीन है इसका नाम, तो ये इसमें हम एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है दो कार्बन के बीच में, और कार्बन तो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, एक मतलब दो कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड भी आसानी से बना सकता है। तो डबल बॉन्ड का जरूरत क्या है? जरूरत है ही नहीं। ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पे हम लोग निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं, याद रखिए कैटलिस्ट जो है वो निकल यूज करते हैं हम लोग। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट ऐसा क्या होता है, ऐसा हमारा जो कैटलिस्ट है ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत तेज कर देता है, फास्ट कर देता है, आप कह सकते हैं, है ना। तो निकल क्या है? निकल एक कैटलिस्ट है, ठीक है। निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, और इसमें क्या होगा, देखिए हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इस निकल कैटलिस्ट की मदद से इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड था उसमें से एक बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया। अब एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो दोनों कार्बन के पास एक एक हाथ खाली हो गया, आप कह सकते हैं एक एक बॉन्ड खाली हो गया, ताकि वहां पे दूसरा एटम कंबाइन कर जाए। तो वही है, यहाँ पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक बॉन्ड हो गया, यहाँ पे देखिए ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और क्या हो गया, दो जो आपके बॉन्ड्स हैं उसकी जगह पे ये हाइड्रोजन अटैच हो गए। तो ये इथीन से किस में कन्वर्ट हो गया, इथेन में कन्वर्ट हो गया, है ना। ये इथीन से कन्वर्ट हो गया इथेन में, बहुत ही आसान है। बिल्कुल वैसे ही जो हम लोग फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है इस रिएक्शन को, एडिशन रिएक्शन को क्या करने के लिए, ऑयल्स को फैट्स में कन्वर्ट करने के लिए। ऑयल्स में एडिशन रिएक्शन करके फैट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो फैट, जैसे कि आपने वनस्पति का क्या कहते हैं ऑयल भी खाया होगा, वनस्पति का डालडा भी खाया होगा, तो जो डालडा होता है वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मतलब आप कह सकते हैं ऐसे फैट्स जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड नहीं होने, जैसे यहाँ पे अनसैचुरेटेड था, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो गया, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, जिस ऑयल में, जिस फैट में, वो हमको यूज नहीं करना चाहिए। हमको अनसैचुरेटेड ऑयल्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वाले ऑयल्स को सेलेक्ट करना चाहिए यूज के लिए, डेली यूज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑयल का बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है हमने, ठीक है। मान लीजिए कि ऑयल है, एक लंबा चेन का रिएक्शन है, बहुत सारे उसमें कंपाउंड्स अटैच हैं, बहुत लंबा चेन है, किसका, हाइड्रोकार्बन्स का या कार्बन कंपाउंड्स का, ठीक है। तो उसको हम आर से डिनोट करते हैं, हम लोग पहले ही देख चुके हैं इस बात को। डिनोट किससे करते हैं, आर से करते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था, आर से हमने डिनोट किया। मान लीजिए बीच में कहीं पे दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अब इस डबल बॉन्ड को हमको क्या करना है, हमको ब्रेक करना है, हमको एडिशन करना है। तो क्या होगा, एडिशन जैसे ही हम हाइड्रोजन का करेंगे तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, दो सिंगल बॉन्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। वही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिला है, ये जो आपका इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, तो बिल्कुल यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, सिंगल बॉन्ड्स बने, और वो सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन आ गया। तो याद ये रखना है, एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होगा। अनसैचुरेटेड में कौन कौन से आते हैं, एल्कीन आता है, एल्काइन आता है, यानी कि वहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर दो कार्बन्स के बीच में प्रेजेंट है, कहीं पे भी एक भी दो कार्बन एटम्स के बीच में एक जगह पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है। नहीं प्रेजेंट है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए लास्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शन, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन से भी आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ये सब मैथमेटिकल वर्ड्स हैं, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो एडिशन यानी कि कोई चीज ऐड करना, सब्स्टिट्यूशन मतलब किसी की जगह पे दूसरा चीज रख देना। जैसे कि अभी हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में भी देखा था कि हम इसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, इस इथेन में कुछ ऐड नहीं कर सकते, बल्कि हम हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह पे कोई एक दूसरा एटम रख सकते हैं,
है ना, ऐसा कर सकते हैं। तो इसको एडिशन तो नहीं बोलेंगे, इसी को हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। बहुत ही आसान है सब्स्टिट्यूशन भी। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने यही लिया है एग्जाम्पल में, हमारे पास क्या है, हमारे पास इथेन है, ठीक है। इथेन के साथ क्लोरीन को रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इंपॉर्टेंट है ये बात, सनलाइट होगा तभी क्लोरीन रिएक्ट करेगा इथेन के साथ, सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस इथेन के साथ हमने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन के 2 एटम्स हैं, ठीक है, 2 एटम्स हैं तो क्लोरीन के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड बना होगा। तो अब क्या हुआ कि ये एक क्लोरीन एटम क्या करता है, एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है। बिल्कुल ऐसा हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी, पर इसका एक स्पेशल नेम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट तो उसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ऐसे इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, पर एग्जाम में आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही लिखना है। इसको डिस्प्लेसमेंट हम लोग मेटल्स के बीच में जनरली लिखते हैं, दो, एक मेटलिक सॉल्ट हो और एक मेटल हो, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट हम लिखते हैं। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि इस क्लोरीन एटम ने क्या किया, इस हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया और इसकी जगह पे वो खुद आ गया, मतलब आपका यहाँ पे क्लोरीन आ गया, बाकी जगह पे तो हाइड्रोजन है ना। अब देखिए ये हाइड्रोजन अलग तो हो गया, पर अकेला हाइड्रोजन और ये अकेला क्लोरीन क्या करेगा, दोनों आपस में कंपाउंड बना लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं, है ना। वही HCl यहाँ पे ये आपको केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये हमने स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखा है इस रिएक्शन को, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं किसी भी एल्केन में, ठीक है, किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड में आप इजीली क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपने एक बार तो रिएक्ट किया, अगर हम इसको फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करें तो फिर से सनलाइट के प्रेजेंस में अगर आप इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो फिर से एक हाइड्रोजन हट जाएगा और एक क्लोरीन आ जाएगा, फिर से एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, किसका, HCl का। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो आई होप जो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स या केमिकल रिएक्शंस कहिए, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। अगर आपको पढ़ाई के समय भी डाउट्स आते हैं तो आप इजीली जो है स्नैपसॉल्व का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। उससे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के सारे डाउट्स आप क्लियर कर लेंगे। बस आपको एक स्नैप लेना है और आपको इंस्टेंटेनियस सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके डाउट्स का। तो अब हम लोग उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो क्वेश्चन हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था। आपसे पूछा था कि इस कंपाउंड का नाम बताइए। यहां पे ऑक्सीजन था, बाकी जगह पे हाइड्रोजन था, ठीक है। मान लीजिए यहां हाइड्रोजन है हर जगह। तो अब अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तब तो आपने इसका आंसर दे दिया होगा। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज उसे देखें, तब जाके आपको ये समझ में आएगा। पर फिलहाल के लिए अगर हम इसका नाम लिखें तो इसमें देखिए क्या है, इसमें कैटोन ग्रुप आपको मिल जाएगा। ये कैटोन है। कैटोन जो है वो कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और दोनों तरफ से उसमें लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन अटैच होते हैं, इधर भी है इधर भी है, ठीक है। तो ये कैटोन है। अब इसका नाम, तो सबसे पहले हम कार्बन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हैं। हाँ बिल्कुल, जो आपके फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो भी काउंट होगा। तो यहाँ पे 3 और 3 6 हो गया, 6 हो गया। तो 6 के लिए हमारे पास वर्ड कौन सा है, देखिए हर जगह सिंगल बॉन्ड है। अगर हम कैटोन को छोड़ दें तो सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेक्सेन लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कैटोन है तो कैटोन के लिए हम लोग एक सफिक्स यूज करते हैं, ऑन, है ना। कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं, ONE। तो सफिक्स लगाने से पहले मैंने ही बताया है पिछली वीडियो में कि सबसे पहले हमको क्या करना होगा, लास्ट का जो ई है उसको एलिमिनेट कर दीजिए। क्या किया हमने, लास्ट के ई को एलिमिनेट कर दिया, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, ऑन लिख दिया। तो इसका क्या नाम हो गया, हेक्सानॉन, ठीक है। तो यही इसका IUPAC नेम है, हेक्सानॉन, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया।